गांव के एक छोटे से घर में एक पिता अपने बेटे को जीवन की सबसे बड़ी सीख देने वाला था। ये कहानी है एक पिता और पुत्र की जो चंदनपुर गांव में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, रामू और गोपाल। सुबह की हल्की सुनहरी धूप रामू की छोटी सी कच्ची झोपड़ी की टूटी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। मिट्टी की दीवारों पर धूप की किरणें ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी ने उम्मीद की हल्की रेखा खींच दी हो। झोपड़ी के एक कोने में चूल्हा ठंडा पड़ा था और दूसरे कोने में लकड़ियों का छोटा सा ढेर रखा था। रामू काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसके चेहरे पर जिम्मेदारी और चिंता की हल्की लकीरें साफ दिखाई दे रही और वह मन ही मन में बोलता है, मेहनत से कमाई गई रोटी ही सच्ची होती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। रामू का बेटा गोपाल कोने में बैठा अपने पिता को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में मासूम उम्मीद और हल्की सी चिंता थी, जैसे वह अपने पिता की थकन को समझने की कोशिश कर रहा हो। गोपाल मासूम चेहरे से बोला, बाबा, आप रोज इतनी सुबह क्यों जाते हो? ताकि शाम को तुम्हारे लिए रोटी ला सकूं बेटा। क्या जंगल बहुत दूर है बाबा? हाँ, थोड़ा दूर है, लेकिन जब दिल मजबूत हो तो रास्ता लंबा नहीं लगता। आप थक जाते हो क्या? हाँ, थोड़ा सा, पर तुम्हारी मुस्कान सारी थकान दूर कर देती है बेटा। रामू अपने बेटे के सर पर हठ फेरता है और उसकी आंखों में स्नेह साफ झलकता है और अपने बेटे गोपाल से बुलाता है, गोपाल, तुम पढ़ाई करो और बड़े होकर अच्छा काम करना। है बाबा, मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूंगा और आपको जंगल नहीं जाना पड़ेगा। बस यही सुनाने के लिए तो मैं जीता हूँ बेटा। बाबा, क्या हमारे पास भी कभी बड़ा घर होगा? जरूर होगा, अगर हम सच्चाई और मेहनत का साथ नहीं छोड़ेंगे तो। सच्चाई इतनी जरूरी क्यों होती है बाबा? क्योंकि बेटा, झूठ थोड़ी देर साथ देता है, लेकिन सच हमेशा साथ निभाता है। गोपाल अपने पिता की बात ध्यान से सुनता है और उसके चेहरे पर समझ की हल्की सी चमक दिखाई देती है और गोपाल अपने पिता से बोलता है, मैं भी हमेशा सच बोलूंगा बाबा। यही तो चाहता हूं मैं। रामू एक पुराने कपड़े की पोटाली उठाता है जिसमें उसका सूखा खाना रखा था और फिर वह कोने में टंगी अपनी पुरानी लोहे की कुल्हड़ी उतरता है। यही कुल्हड़ी है जो हमारा घर चलाती है। क्या यह बहुत पुरानी है बाबा? हाँ, बहुत सालों से यह मेरे साथ है, जैसे कोई सच्चा दोस्त। तो इसे संभल कर रखना। जब तक मेरे हाथों में ताकत है, यह मेरे साथ रहेगी। रामू दरवाजे की ओर बढ़ता है और बाहर की हवा में सुबह की ठंडक थी। वह एक बार रुकता है और पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखता है। बाबा, जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। हाँ बेटा, जल्दी आऊंगा। तुम अच्छे से घर पर रहना। जी बाबा। अपने बेटे को देखता है। रामू झोपड़ी से बाहर निकल जाता है और गोपाल दरवाजे पर खड़ा उसे दूर तक जाता हुआ देखता रहता है। सुबह की धूप अब थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर एक बड़ी सीख की रोशनी जल रही थी, मेहनत, सच्चाई और उम्मीद की। रामू चलता रहता है और वो घने जंगल से होकर के जंगल के बीचों बीच एक नदी के किनारे लकड़ी कटने लगता है। रामू नदी किनारे लकड़ी काट रहा था। सुबह की ठंडी हवा अब धीरे धीरे गर्म होने लगी थी। नदी का पानी शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। रामू के माथे पर पसीना चमक रहा था। उसकी हथेलियां मेहनत से खुरदुरी हो चुकी थी, फिर भी उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। हर वार के साथ लकड़ी की आवाज जंगल में गूंज रही है। रामू केंद्रित होकर बोला, बस थोड़ी और लकड़ी काट लूं। आज बाजार में अच्छे दाम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। शरीर तो जवाब दे रहा है, पर रुकना नहीं है।
रामू पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाता और उसकी सांसें तेज हो रही थी। पसीना उसकी आंखों में चला जाता था। वो हाथ से पसीना पोंछता और फिर से लकड़ी पर वार करता, लेकिन अचानक उसका पैर नीचे पड़ी गीली काई पर फिसल जाता है। रामू हैरान होकर बोलाता, अरे मेरी कुल्हाड़ी! नहीं। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर सीधे नदी में जा गिरती है। पानी में एक तेज छपाक की आवाज होती है और फिर सब शांत हो जाता है। लहरें कुछ क्षण तक गोल गोल घूमती हैं और फिर नदी फिर से वैसी ही शांत दिखने लगती है। कुल्हाड़ी! नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो गया? अब मैं क्या करूंगा? रामू जल्दी से नदी के किनारे झुककर पानी में देखने लगता है। वो आंखें तरेर कर गहराई में झांकने की कोशिश करता है, लेकिन पानी धुंधला था। नीचे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। रामू चिंतित होकर बोलाता है, कहीं तो दिख जाओ, बस एक बार दिख जाओ। हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? रामू घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके चेहरे पर चिंता और निराशा साफ दिखाई देती है। वो दोनों हाथों से सिर पकड़ लेता है और सोचता है, मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। अब गोपाल का पेट कैसे भरूंगा? सुबह कितनी उम्मीद से घर से निकला था और अब ये हाल हो गया। उसे अपने बेटे का चेहरा याद आता है। गोपाल की मासूम आंखें, उसका इंतजार, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है और सोचता है, गोपाल मुझसे पूछेगा, बाबा आज क्या लाए? मैं क्या जवाब दूंगा? काश थोड़ा संभल कर चलता। रामू एक बार फिर नदी में झांकता है और वो हाथ डालकर टटोलने की कोशिश करता है, लेकिन पानी गहरा था। धारा हल्की हल्की बह रही थी और सोचने लगता है, अगर थोड़ा अंदर उतर जाऊं तो शायद मिल जाए। नहीं, पानी बहुत गहरा है। अगर मैं ही बह गया तो? रामू एक पत्थर उठाकर पानी में फेंकता है। शायद कुछ हलचल हो और कुल्हाड़ी दिख जाए, लेकिन पत्थर डूब जाता है और पानी फिर शांत हो जाता है और निराश होकर बैठ जाता है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जैसे सब खत्म हो गया। हे भगवान, ये परीक्षा क्यों ले रहे हो? वो धीरे से नदी के किनारे बैठ जाता है और उसकी नजरें खाली सी हो जाती हैं, जैसे जंगल की आवाजें अब उसे दूर दूर से आती हुई लगती। इतनी मेहनत और एक पल में सब चला गया। आज अगर लकड़ी नहीं बेच पाया तो गोपाल को क्या खिलाऊंगा? और अकेला होकर बैठ जाता है। उसकी हथेलियां कांप रही थीं। वो अपनी उंगलियों को देखता है, जैसे उनसे जवाब मांग रहा हो। तुम ही तो मेरा सहारा थी, अब मैं क्या करूं? गोपाल ने कहा था जल्दी आना, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? और वो सोचने लगता है, समय जैसे रुक गया हो। रामू की सांसें भारी हो रही थीं। वो आसमान की ओर देखता है। भगवान, अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो कोई रास्ता जरूर दिखाओ। नहीं, हार नहीं मानूंगा, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में असहायता साफ झलक रही थी। नदी बहती जा रही थी, जैसे उसे उसकी बेबसी का एहसास दिला रही हो। एक कुल्हाड़ी ही तो थी, वही मेरी दुनिया थी। अब सच में समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रामू दुखी होकर खुद से बुलाता है। रामू वहीं नदी के किनारे चुपचाप बैठा रहता है। उसकी नजरें पानी पर टिकी थी, जैसे वो किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा हो। उसके दिल में डर, चिंता और उम्मीद तीनों एक साथ उमड़ रहे थे। दो परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई देती हैं। सेठ धनराज अपने आदमी मोहन के साथ उसी ओर से गुजर रहे हैं। सेठ धनराज अपने गांव का सबसे अच्छा और सच्चा इंसान था। सेठ धनराज के कदम ठहरे हुए और सोच समझकर बढ़ते हैं, जबकि मोहन तेज चाल से उनके पीछे पीछे चल रहा था। दोनों बाजार की ओर जा रहे थे, लेकिन अचानक उनकी नजर नदी किनारे बैठे रामू पर पड़ती है। रामू का झुका हुआ सिर
और टूटा हुआ भाव साफ बता रहा था कि वो गहरी परेशानी में है। सेठ धनराज कुछ कदम आगे बढ़कर रुक जाते हैं। वो ध्यान से रामू को देखते हैं, जैसे उसके चेहरे की लकीरों में छिपी कहानी पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। क्या हुआ रामू, तुम इतने परेशान क्यों हो? सेठ जी, आप? सेठ जी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अब काम कैसे करूंगा? रामू के पास जाकर बुलाते हैं। रामू की आवाज में कंपन साफ सुनाई दे रही थी। वो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चाल में कमजोरी झलकती है। तभी सेठ का आदमी मोहन रामू से बुलाता है। अरे, इतनी सी बात पर क्यों रो रहे हो? नई खरीद लेना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है मोहन भैया, यही एक सहारा थी। तो किसी से उधार ले लो, दुनिया खत्म थोड़ी हो गई है। उधार भी कौन देगा भैया, पहले ही हालात ठीक नहीं है। तभी सेठ धनराज अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हैं। उनकी आंखें नदी के पानी पर टिक जाती हैं, जैसे वो मन ही मन कुछ सोच रहे हों। कब गिरी तुम्हारी? अभी थोड़ी देर पहले सेठ जी, पैर फिसल गया था। कहाँ गिरी? यहीं इस जगह? जी, यहीं। मैंने बहुत कोशिश की पर दिखाई नहीं दे रही। सेठ जी चलिए, देर हो रही है। एक कुल्हाड़ी के लिए इतना समय क्यों खराब? मोहन, किसी की परेशानी छोटी नहीं होती। करना। जी सेठ जी। सेठ धनराज नाड़ी के किनारे आते हैं और पानी की गहराई को ध्यान से देखते हैं। हल्की धूप पानी पर चमक रही थी, लेकिन नीचे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। रामू, तुम रोज यहीं लकड़ी काटते? जी सेठ जी, कई सालों से। और ये कुल्हाड़ी ही तुम्हारा सहारा है? जी, इसी से घर चलता है। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा हो। इतना दुखी होने से क्या होगा? रोने से कुल्हाड़ी वापस नहीं आएगी। मैं रो नहीं रहा भैया, बस समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पूछता है। रामू की आंखें भर आई हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। सेठ धनराज उसकी सादगी और दर्द को ध्यान से देख रहे थे और बोले, घबराओ मत रामू, पहले देख सच में सेठ जी? लेते हैं। हाँ, कोशिश करने में क्या जाता है? अगर आपको ठीक लगे तो। ठीक तो वही है जो सही। रामू की आंखों में हल्की सी उम्मीद की चमक लौटती है। वो खड़ा होकर नदी की ओर इशारा करता है। यहीं गिरी थी सेठ जी, बस एक पल में हाथ से छूट गई। ही हो। ठीक है, देखते हैं। और सेठ को बुलाता है। तीनों नदी किनारे खड़े रहते हैं। हवा में हल्का तनाव सा था। रामू की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। अगर ये नहीं मिली तो सब खत्म हो जाएगा। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, देखते हैं। उनके चेहरे पर गहरी सोच साफ झलक रही थी। रामू की उम्मीद और डर दोनों एक साथ उसकी आंखों में तैर रहा था। सेठ धनराज धीरे धीरे अपने जूते उतारते हैं और नदी के किनारे खड़े होकर पानी की गहराई को परखते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वे केवल कुल्हाड़ी नहीं बल्कि किसी और चीज की भी खोज कर में जा रहे हों। रामू की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मोहन किनारे पर खड़ा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। सेठ धनराज सावधानी से नदी में उतरते हैं। पानी उनके घुटनों तक आता है, फिर कमर तक। वे एक गहरी सांस लेते हैं और पानी में झुक जाते हैं। कुछ क्षणों तक केवल पानी की हलचल दिखाई देती है। फिर थोड़ी देर बाद वे पानी से बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी है, जो धूप में तेज चमक रही है। सेठ धनराज रामू को परखते हैं और बोलते हैं, रामू, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सोने की कुल्हाड़ी की चमक रामू की आंखों में पड़ती है। वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। इतनी कीमती चीज उसने कभी हाथ में नहीं पकड़ी थी। सोने की? नहीं सेठ जी, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है। सोच लो रामू, ऐसी कुल्हाड़ी फिर नहीं मिलेगी। अगर तुम हाँ कह दो तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये सच में बहुत कीमती लग रही है।
नहीं मोहन भैया, झूठ बोलकर मैं अपने बेटे को रोटी नहीं खिला सकता। सेठ धनराज ध्यान से रामू का चेहरा देखते हैं। वहां लालच की चमक नहीं, बल्कि सच्चाई की साफ झलक थी। वे बिना कुछ कहे फिर से नदी में उतर जाते हैं। पानी में हलचल होती है। कुछ देर बाद वे फिर बाहर आते हैं। इस बार उनके हाथ में चमकती हुई चांदी की कुल्हाड़ी थी। सेठ धनराज फिर रामू को पूछते, तो क्या ये तुम्हारी है? चांदी की कुल्हाड़ी भी कम सुंदर नहीं थी। उसकी चमक भी किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। मोहन की नजरें रामू के चेहरे पर टिक जाती हैं और मोहन रामू से बुलाता है, रामू, ये तो सोने जितनी कीमती नहीं, लेकिन फिर भी बहुत महंगी है। हाँ कहता। नहीं सेठ जी, ये भी मेरी नहीं है। दो। अरे, तुम सच में मूर्ख हो या बहुत बड़े संत? मैं बस एक गरीब आदमी हूं, लेकिन झूठा नहीं। मेरे बेटे ने मुझसे वादा लिया है कि मैं हमेशा सच बोलूंगा। इतनी गरीबी में भी इतना सच? गरीबी बुरी हो सकती है, लेकिन बेईमानी उससे भी बुरी होती। सेठ धनराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरती है। वे तीसरी बार नदी की ओर बढ़ते हैं। इस बार उनके कदम और भी ठहरे हुए। वे पानी में उतरते हैं और कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह पानी में झुक जाते हैं। किनारे पर खड़े रामू और मोहन सांस रोककर देखते हैं। फिर पानी की सतह पर हलचल होती है और सेठ धनराज बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक साधारण पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी, वही आकार, वही घिसी हुई धार। फिर से सेठ धनराज रामू को बोलते हैं, रामू, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू की आंखें चमक उठती हैं। वो एक कदम आगे बढ़ता है, जैसे उसे अपनी पहचान मिल गई हो। हाँ सेठ जी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मैं इसे कहीं भी पहचान सकता हूँ। यही मेरा सहारा है। आपने इसे ढूंढ लिया सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद। नदी किनारे खड़ा ये दृश्य अब केवल एक खोई हुई कुल्हाड़ी का नहीं रह गया, तो ये सच्चाई और लालच के बीच की परीक्षा बन चुका था। रामू के चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने खुद को नहीं खोया। तो सेठ धनराज की आंखों में संतुष्टि थी, जैसे उन्हें वो उत्तर मिल गया हो जिसकी वे तलाश कर रहे थे। मोहन चुप हो गया, क्योंकि उसने जो सोचा था वो गलत साबित हुआ। सेठ धनराज कुछ क्षणों तक चुपचाप रामू की आंखों में देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उस गंभीरता के पीछे एक संतोष की हल्की सी मुस्कान भी उभर रही थी। उन्हें रामू की आंखों में न कोई लालच दिखाई देता है, न कोई चालाकी। वहां सिर्फ उन्हें सच्चाई की साफ और उजली चमक दिखाई देती है। नदी की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी और उस रोशनी में रामू का पसीने से भीगा चेहरा भी जैसे ईमानदारी की गवाही दे रहा हो। तभी सेठ धनराज रामू को बोलते हैं, रामू, तुम बहुत ईमानदार हो। ये शब्द सुनकर रामू की आंखें झुक जाती हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सच्चाई की कोई सराहना करेगा। मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा था कि तुम भी लालच में आ जाओगे। मैं तो बस सच बोल रहा था सेठ जी। मेरे पास झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है। तभी मोहन बोलता है। सेठ धनराज के चेहरे पर अब पूरी तरह संतोष झलक रहा था। वे अपने दोनों हाथों में पकड़ी तीनों कुल्हाड़ियों को देखते हैं, सोने की, चांदी की और लोहे की। फिर उनकी नजर फिर से रामू पर टिक जाती है और फिर वह रामू से बोलते तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारी हैं। ये सुनकर रामू एक कदम पीछे टा लेता है और उसके चेहरे पर अविश्वास और आश्चर्य एक साथ उभर आता है। और रामू बोलता है, सेठ जी, ये कैसे ले सकता हूं मैं? मेरी तो सिर्फ लोहे की कुल्हाड़ी थी। मुझे पता है। मैं इतना कीमती सामान नहीं ले सकता सेठ जी। ये तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। अगर तुम चाहो तो सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेच सकते। हाँ रामू, ये मौका बार बार नहीं मिलता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो बस अपनी कुल्हाड़ी चाहता था। रामू के शब्दों में सच्ची सादगी थी। सेठ धनराज उसकी झुकी हुई नजरों को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये आदमी लालच से नहीं, सिद्धांत से चलता है। रामू, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं।
आज तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी अभी जिंदा है। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं मोहन भैया, आप बड़े हैं, माफी क्यों मांगते हो? नदी के किनारे खड़ा ये दृश्य अब बदल चुका था। कुछ देर पहले जो जगह चिंता और निराशा से भरी थी, अब वहीं खुशी और सम्मान का माहौल बन चुका था। सेठ धनराज रामू को बड़े प्यार से बोलते हैं, ले लो रामू, यह इनाम तुम्हारे लिए है। अगर आप सच में दे रहे हैं तो मैं इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करता हूँ। यही सही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं हमेशा सच का साथ दूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। मैं अपने बेटे को यही सिखाऊंगा। आज मैंने भी एक बड़ी सीख ली है। सेठ धनराज तीनों कुल्हाड़ियां रामू के हाथ में सौंप देते हैं। रामू के हाथ कांप रहे, लेकिन उसके चेहरे पर अब निराशा नहीं बल्कि गर्व और संतोष की चमक थे। नदी की लहरें अब भी बह रही थे, लेकिन इस बार उनका संगीत जैसे किसी जीत की कहानी सुना रहा हो। ये वो क्षण जब सच्चाई ने अपना इनाम पा लिया, और वो इनाम सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास का था। फिर रामू सेठ को धन्यवाद बोलकर वहां से अपने गांव जाने लगता है। शाम की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे पूरे गांव पर फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट अब कम हो रही थी और आकाश हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था। उसी कच्चे रास्ते पर जहां से सुबह रामू उम्मीद लेकर निकला था, अब वो वापस लौट रहा था। उसके कंधे पर कपड़े की पोटली थी और हाथ में तीनों कुल्हाड़ियां चमक रही थी। उसके कदमों में थकान तो थी, लेकिन आज उनमें एक अलग ही आत्मविश्वास और संतोष भी झलक रहा था। झोपड़ी के बाहर गोपाल दरवाजे पर बैठा अपने पिता का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे दूर से रामू की परछाई दिखाई देती है, वो तुरंत खड़ा हो जाता है। बाबा, आज आप जल्दी आ गए। गोपाल दौड़कर अपने पिता के पास आता है और उनके पैरों से लिपट जाता है। हाँ बेटा, और देखो भगवान ने क्या दिया है। गोपाल की नजर रामू के हाथों में पकड़ी तीनों कुल्हाड़ियों पर जाती है। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं और बोलता है, इतनी सारी कुल्हाड़ियाँ? ये सब ईमानदारी का फल है। सच में बाबा? कैसे? आज नदी में मेरी कुल्हाड़ी गिर गई थी। फिर आपने क्या किए? मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे लगा आज घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा। रामू धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाता है और गोपाल उसके पास बैठकर पूरी बात सुनने लगता है। तभी रामू गोपाल को सारी बात बताने लगता है। तभी सेठ धनराज वहां आए। उन्होंने नदी से पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली। सोने की? हाँ, लेकिन मैंने कहा कि वो मेरी नहीं है। आपने सही किया बाबा। फिर उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, वो भी मैंने मना कर दी। आपने झूठ क्यों नहीं बोला बाबा? क्योंकि झूठ से पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मा खाली रह जाती है। गोपाल अपने पिता के चेहरे को ध्यान से देखता है और उसे समझ में आ रहा था कि ये सिर्फ कुल्हाड़ी की बात नहीं थी, ये एक परीक्षा थी। आखिर में उन्होंने मेरी असली लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और फिर मेरी सच्चाई से खुश होकर तीनों दे दी। मतलब भगवान ने आपको इनाम दिया है? हाँ बेटा, ये ईमानदारी का इनाम है। बाबा, मैं भी हमेशा सच बोलूंगा। बस यही सीख याद रखना बेटा, हालात जैसे भी हों, सच का साथ मत छोड़ना। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। झोपड़ी के बाहर शाम ढल रही थी। आसमान अब गहरा नीला हो चुका था और चांद की हल्की रोशनी मिट्टी की दीवारों पर पड़ रही थी। रामू और गोपाल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान साफ साफ दिखाई दे रही थी। तीनों कुल्हाड़ियां झोपड़ी के कोने में रख दी, लेकिन उस छोटे से घर में आज जो सबसे कीमती चीज मिली, वो थी सच्चाई और सीख की। आज की बात कभी मत भूलना। नहीं बाबा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।